वर्ष 2000 जब भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा स्कैम सामने आया जिससे पूरे भारत में हाहाकार मच गया। एक ऐसी घटना जिसमें इंडियन टीम के कैप्टन तक को क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। आखिर क्या थी वो घटना जिसके वजह से इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को क्रिकेट से बैन कर दिया गया? क्या इस मैच फिक्सिंग में 1983 वर्ल्ड कप विनर कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी शामिल थे? क्या वर्ष 1990 से वर्ष 2000 के बीच हुई सभी मैचें फिक्स थी? आखिर इस मैच फिक्सिंग का खुलासा किसने किया? इस मैच फिक्सिंग में और कौन कौन शामिल थे? और जब मोहम्मद अजहरुद्दीन दोषी थे तो वर्ष 2012 में कोर्ट ने इन पर से बैन क्यों हटा दिया? हम तमाम ऐसे सवालों के उत्तर इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स ओके कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वर्ष 2000 जब पहली बार हमारे देश में मैच फिक्सिंग जैसी चीजें सुनने को मिली थी। ऐसे तो अर्ली 90s में ही वर्ल्ड क्रिकेट में मैच फिक्सिंग सामने आ गई थी, बट हाहाकार तो तब मच गया जब वर्ष 2000 में हमारे देश भारत में मैच फिक्सिंग सामने आया। बंद करो। हमारे देश में हर कोई क्रिकेट का दीवाना है, वो चाहे पुलिस हो, जज हो, नेता हो या फिर आम पब्लिक। अब सोचो, जिस मैच को हारने पर लोग खाना तक नहीं खाते हैं, लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, अगर वो मैच ही जानबूझकर हार जाए तो? इन सब की शुरुआत होती है वर्ष 2000 में, जब दिल्ली पुलिस कुछ लोगों का फोन कॉल टाइप करके सुन रही थी कि ये लोग क्या बातें करते हैं। तभी दिल्ली पुलिस को पता चलता है मैच फिक्सिंग के बारे में। एक्चुअल में दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई प्लानिंग था ही नहीं कि मैच फिक्सिंग को पकड़ना है, ना ही दिल्ली पुलिस को मैच फिक्सिंग की कोई भनक थी। ये स्कैंडल बस एक इत्तेफाक से पकड़ा गया। इस समय भारत में आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड दोनों अपने पीक पर था। फरवरी 2000 में साउथ अफ्रीका की टीम आती है इंडिया 2 टेस्ट और 5 वनडे मैच का सीरीज खेलने। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था, तो दोनों टीमें ही मुंबई की ताज होटल में रुक जाती है। इसी समय एक घटना और हुई थी। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का एक आदमी सलीम हथेली, जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काफी ज्यादा एक्टिव था, एक क्या करता है कि ये दिल्ली के 2 बड़े बिजनेसमैन से धमका के फिरौती मांगता है। बट ये 2 बिजनेसमैन क्या करते हैं कि फिरौती देने की जगह पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। जिस तरह आप मूवी में देखते हैं कि पुलिस किडनैपर के कॉल का वेट करती है, किडनैपर का जब कॉल आता है तो पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है और ट्रेस करती है। सेम उसी तरह से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सलीम हथेली के उस नंबर पर नजर बनाए हुए थे जिससे दोनों बिजनेसमैन को फिरौती के लिए कॉल आया था। दिल्ली पुलिस सलीम हथेली के फोन कॉल को टाइप करती है और इन दोनों के बीच हो रही बातों को सुनती है और रिकॉर्ड करती है, ताकि सलीम हथेली और अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क के बारे में पता चल सके। इसी बीच एक शॉकिंग चीज का और पता चलता है कि ये जो सलीम हथेली का नंबर है जिससे फिरौती के लिए कॉल आता है, इस नंबर को कभी कृष्ण कुमार, जो कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई है, उसने भी कभी यूज किया था। यहाँ से दिल्ली पुलिस का शक कृष्ण कुमार पर भी होने लगता है और दिल्ली पुलिस क्या करती है कि कृष्ण कुमार का जो करंट नंबर होता है उसे भी टाइप करके उसके सारे कॉल्स को सुनने लगती है। अब यहाँ से अपने पहले स्टोरी पर जाते हैं। जिस ताज होटल में दोनों टीमें रुकी थी, उसी ताज होटल में एक संजीव चावला नाम का व्यक्ति भी रुका था, जो कि लंदन से आया था। और ये जो संजीव चावला है, ये कृष्ण कुमार का दोस्त होता है। इस समय क्या था कि आज के जैसे हाथों हाथ सेलफोन नहीं हुआ करते थे और सिम वगैरह लेना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। ये जो संजीव चावला है, इसके पास कोई इंडियन नंबर नहीं होता है, तो कृष्ण कुमार अपना करंट नंबर संजीव चावला को दे देते हैं, जिस नंबर को पुलिस पहले से ही टाइप कर रही थी। यहाँ पर कुछ पुलिस को काम ही सिर्फ ये दिया जाता है कि तुम्हें बस इन सब नंबर पर हो रही बातों को सुनना है। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के मोबाइल नंबर पर हो रही बातों को सुनते थे, जो कि अब संजीव चावला के पास था, उस पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इस नंबर पर सिर्फ क्रिकेट से जुड़ी बातें हो रही होती है कि प्लेइंग 11 क्या होगा, पहला ओवर कौन करेगा, कैच पकड़ लिया, कैच नहीं पकड़ा। बेसिकली इस पर वही बातें होती थी जो लाइव मैच के दौरान चल रहा होता था। इस नंबर पर 2 तरह की आवाजें आती है। इधर से जो बोलता है वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है, बट उधर से जो कभी कभी बोलता है वो अंग्रेजों के जैसे अंग्रेजी बोलता है। पुलिस को लगने लगता है कि यार इसमें कुछ भी अंडरवर्ल्ड वाली गतिविधियां नहीं है। एक दिन क्या होता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जो हर रोज कॉल पर हो रही बातों को सुनता था, वो अपने घर में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी मैच के दौरान उस पुलिस इंस्पेक्टर को वो आवाज सुनाई देता है, जो आवाज वो हर दिन फोन कॉल पर सुन रहा होता है। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनरी क्रोंजी की होती है। जब इस हेनरी क्रोंजी की आवाज के सैंपल को उस फोन कॉल वाले अंग्रेज से मिलाया गया तो दोनों की आवाज मैच कर गया। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया कि हम तो अंडरवर्ल्ड में खेला करने के बारे में सोच रहे थे, यहाँ तो खेला में ही खेला हो रहा है। दिल्ली पुलिस को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि भारत में भी मैच फिक्सिंग चल रहा है, लेकिन अब पुलिस को विश्वास होने लगा था कि भारत में भी मैच फिक्सिंग चल रहा है।
बट किसी देश के कैप्टन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए इतने सबूत काफी नहीं थे। पुलिस ने संजीव चावला के कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना जारी रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक सबूत और हाथ लगा। 14 मार्च 2000 को जब फोन कॉल के दौरान संजीव चावला नाम लेकर कहते हैं हेलो हाय हेनजी, और दोनों के बीच मैच फिक्सिंग की डील भी हुई। मैच फिक्सिंग में ये फिक्स किया गया कि साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज 20 रनों से ज्यादा नहीं बनाएंगे, और 15 मार्च 2000 को थर्ड ओडीआई मैच के दौरान ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज 20 रनों से कम में ही आउट हो जाते हैं। फोन कॉल के दौरान जो रूम नंबर का मेंशन हुआ था वो रूम नंबर भी हेनजी क्रोंजी का था। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि इंडिया में बड़े लेवल पर मैच फिक्सिंग चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडरवर्ल्ड की तलाश करते करते मैच फिक्सिंग हाथ लग जाएगा। पुलिस को केस फाइल करने के लिए इतने सबूत काफी थे, बट पुलिस को प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर अभी केस फाइल करते हैं तो इंक्वायरी के लिए बुकी संजीव चावला, साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनजी क्रोंजी और इनके साथ और जो 3 खिलाड़ी मिले हुए थे, हर्षल गिब्स, निक्की बोज, पीटर स्टेड्रम, इन सब को ओडीआई के बीच सीरीज से अरेस्ट करना पड़ता। और किसी देश के कैप्टन और उसके खिलाड़ी को अरेस्ट करना एक कोई छोटी बात नहीं थी, उसमें भी जब हेनजी क्रोंजी को साउथ अफ्रीका का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता हो। इसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया कि हम सीरीज खत्म होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद सारे सबूत रखेंगे। इस बीच क्या होता है कि इन सब का मास्टरमाइंड संजीव चावला वापस लंदन भाग जाता है। 19 मार्च 2000 को ये सीरीज खत्म हो जाता है, जिसके बाद पुलिस केस फाइल करती है और सारे सबूत मीडिया के साथ शेयर कर देती है। फिर क्या था, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। इस बीच इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि 8 अप्रैल 2000 को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सामने हेनजी क्रोंजी ने इन सब आरोपों को झूठा बता दिया कि ये जितनी चीजें भी मेरे खिलाफ बोली जा रही है सारी की सारी झूठ है। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है, क्योंकि इंडिया में इनके खिलाफ सबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके बाद साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट एक इंक्वायरी शुरू करा देती है, और इंक्वायरी में जितने भी सबूत मिलते हैं सभी इनके खिलाफ होते हैं। इतने सारे और इतने स्ट्रॉन्ग सबूतों को हेनजी क्रोंजी ज़्यादा दिनों तक मना नहीं कर पाए, और अंत में हेनजी क्रोंजी ने कैमरा के सामने माना कि हाँ, मैंने चीटिंग की थी। उनका एक्चुअल वर्ड जो था वो ये था कि आई वॉज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलाइज अनरिजर्वडली। I was not honest and I apologize unreservedly. मैं ईमानदार नहीं था और मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने रोते हुए माना कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के टीम को प्रभावित करने के लिए पैसे और गिफ्ट लिए थे, परंतु भारत में हाहाकार तो तब मच गया जब इस मैच फिक्सिंग में भारत के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आया। हेनजी क्रोंजी ने किंग कमीशन के सामने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 1996 में कानपुर टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें एम.के. गुप्ता उर्फ मुकेश कुमार गुप्ता नाम के बुकीज से मिलाया था। उस समय एम.के. गुप्ता ने मुझे $3000 दिए और मैच हार जाने को कहा, और यह रहा वो 1996 कानपुर वाला तीसरा टेस्ट मैच जिसे इंडिया 280 रनों से जीत गया था। इसका मतलब है इंडिया में भी मैच फिक्सिंग लंबे समय से चल रहा था। वो तो शुक्र मनाओ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कि अंडरवर्ल्ड सलीम हथेली को पकड़ते पकड़ते मैच फिक्सिंग को पकड़ लिया। जब मैच फिक्सिंग में इंडियन प्लेयर का नाम आया तो इस केस को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया, जिसके बाद सीबीआई इस एम.के. गुप्ता की खोज में लग जाती है और कुछ समय बाद ही सीबीआई के हाथ ये लग भी जाता है। इसके बाद एम.के. गुप्ता से सीबीआई पूछताछ करती है और इस पूछताछ में ऐसी ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है कि पूरी दुनिया भौचक्का रह जाती है। वर्ष 1988 से पहले एम.के. गुप्ता एक बैंक एम्प्लॉय था और ये मैचों में थोड़ा बहुत सट्टा लगाया करता था। उसके बाद एक पंटर बन गया, मतलब इसका फुल टाइम जॉब सट्टा लगाना हो गया था। ये जो पहले का सट्टा बाजार था, इसमें 90% से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो या तो अंडरवर्ल्ड वाले थे या उनसे जुड़े लोग। ये एम.के. गुप्ता भी जल्द ही अंडरवर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद ये बुकीज के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के लिए भी काम करने लगता है। अंडरवर्ल्ड एम.के. गुप्ता को फ्यूचर स्टार्स खोजने का काम देती है, मतलब वैसे खिलाड़ी खोजने का काम देती है जो अभी घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है और उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जल्द ही भारत के लिए खेले। एम.के. गुप्ता ऐसा ही करता है, रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट पर नजर बनाए रहता है। वर्ष 1988 दिल्ली में रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट के दौरान एम.के. गुप्ता पहली बार मिलता है अजय शर्मा से। इस टूर्नामेंट में अजय शर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा था। अजय शर्मा एक गरीब परिवार से आते थे और उसी का फायदा एम.के. गुप्ता ने उठाया। एम.के. गुप्ता अजय शर्मा से मिलता है और अजय शर्मा के पॉकेट में 2000 रुपये रख के उसकी तारीफ करता है। एम.के. गुप्ता अजय शर्मा को अपना टेलीफोन नंबर भी देता है और कहता है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कांटेक्ट करना,
अभी तक अजय शर्मा को पता नहीं होता है कि ये कौन था जो मेरे पॉकेट में 2000 रुपये डालकर चला गया। अजय शर्मा के एक दोस्त ने बताया कि ये एम.के. गुप्ता है और ये एक बुकीज है। धीरे धीरे एम.के. गुप्ता अजय शर्मा की और भी मदद करने लगता है, जिसमें फाइनेंशियल मदद भी होता है और किट बैग जैसे कई गिफ्ट भी होता है। अजय शर्मा का इंडियन टीम में सिलेक्शन जनवरी 1988 में ही हो गया था। फिर समय आता है 1990 का, जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड टूर पर जाती है और यहाँ से शुरू होती है टीम की इन्फॉर्मेशन एम.के. गुप्ता को देना कि मौसम कैसा है, पिच कैसी है, टीम में कौन कौन होने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अजय शर्मा अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देने वाला मैं नहीं, बल्कि उस टूर में मेरा रूम पार्टनर रहे मनोज प्रभाकर था, क्योंकि मैं टीम में नया था तो मुझे टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। इस समय मनोज प्रभाकर एम.के. गुप्ता से नहीं मिले थे। इन दोनों का पहचान टेलीफोन पर ही हुई थी अजय शर्मा के द्वारा। एम.के. गुप्ता यहाँ पर एक खुलासा और करता है कि 1991 में दिल्ली में खेला गया दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मैच दिल्ली जानबूझकर हार गया था, क्योंकि दिल्ली के कुछ खिलाड़ी को इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाना था, जो कि आगे के रणजी ट्रॉफी के मैचों से टकरा रहा था और दिल्ली के उस टीम का सदस्य अजय शर्मा भी थे। उसके बाद एम.के. गुप्ता कहते हैं बीच में कुछ समय के लिए अजय शर्मा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। 1995 में अजय शर्मा फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 15,000 रुपया मांगते हैं, क्योंकि अजय शर्मा को मारुति सुजुकी जेन कार खरीदनी थी। आगे एम.के. गुप्ता कहते हैं 1995 में नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में वो पहली बार मोहम्मद अजहरुद्दीन से मिले थे और अजहरुद्दीन को उनसे मिलाने का काम अजय शर्मा ने किया था, जिसके बदले मैंने अजय को 5 लाख रुपए दिए थे। अजय शर्मा अपने बयान में कहते हैं कि अजहरुद्दीन की गर्लफ्रेंड एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिसे फाइनेंस करने के लिए अजहरुद्दीन को 1 करोड़ रुपए की सख्त आवश्यकता थी। तो मैंने अजहरुद्दीन को कहा कि इतनी बड़ी रकम एम.के. गुप्ता ही अरेंज कर सकते हैं। एज पर सीबीआई रिपोर्ट अजहरुद्दीन और एम.के. के इस मीटिंग में अजहरुद्दीन कहते हैं मैं एग्जैक्ट मैच बता दूंगा कि कौन सी मैच इंडिया हारेगी और कौन सी जीतेगी। इस डील के लिए अजहरुद्दीन को 50 लाख एडवांस मिलते हैं। एम.के. गुप्ता आगे कहते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कन्फर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप हारेगी और उसी हिसाब से मैच में पैसे लगे थे और ऐसा ही हो रहा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन 1 रन पर आउट हो जाते हैं, अजय शर्मा 27 रनों पर रन आउट हो जाते हैं। सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। तभी आउट ऑफ सिलेबस सचिन तेंदुलकर आ जाते हैं और अकेले मैच को जिता देते हैं। इससे एम.के. गुप्ता को भारी नुकसान हुआ। एम.के. गुप्ता के अनुसार टाइटन कप के फाइनल के बाद वह अजय शर्मा के साथ हैदराबाद गए और मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और उनसे टाइटन कप के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा। इसके बाद अजहरुद्दीन ने भविष्य के मैचों में एम.के. को हुए नुकसान की भरपाई पर सहमति व्यक्त की थी। एम.के. गुप्ता ने कहा अजहरुद्दीन ने उन्हें 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद और कोलकाता में होने वाली 2 टेस्ट मैचों के बारे में जानकारी दी, जिससे मुझे अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली। अगर आपको याद हो तो थोड़ा पहले मैं 1996 कानपुर मैच की बात की थी, जिस मैच के दौरान हेनरी क्रॉन्जी एम.के. गुप्ता से मिला था। एक्चुअल में वो 3 टेस्ट मैचों का सीरीज था। ये जो एम.के. गुप्ता अपने नुकसान की भरपाई की बात कर रहा है, ये उसी सीरीज की बात कर रहा है। सोचो तीनों के तीनों मैच फिक्स था। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें सीबीआई की रिपोर्ट में है। सीबीआई रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी टेस्ट सीरीज के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन डॉक्टर अली ईरानी को एम.के. गुप्ता से मिलाते हैं। ये जो डॉक्टर अली ईरानी है ये इंडियन टीम के फिजियो थे, जिसके बाद यही अली ईरानी एम.के. गुप्ता से डील का पैसा लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन तक पहुँचाता था, जिसके बदले ईरानी को कमीशन मिलता था। दिल्ली के होटल ताज पैलेस में अजहरुद्दीन का एक लॉकर भी था, जिसमें ये पैसों को रखा करते थे। इस चीज को एम.के. गुप्ता और होटल स्टाफ ने भी कंफर्म किया था। इसके अलावा भी अजहरुद्दीन के और कारनामे हैं, जिसे आप चाहें तो सीबीआई रिपोर्ट में देख सकते हैं। जब अजहरुद्दीन का कॉल डिटेल निकाला गया तो पता चला ये बहुत सारे सट्टेबाजों के कॉन्ट्रैक्ट में थे। इतना सब होने के बाद भी भारतीय क्रिकेट को अभी एक झटका और लगना बाकी था, और वो झटका तब लगा जब इस मैच फिक्सिंग में 1983 वर्ल्ड कप विनर कैप्टन कपिल देव का नाम आया। मनोज प्रभाकर ने कपिल देव पर आरोप लगाया कि 1994 श्रीलंका में सिंगर कप के दौरान कपिल देव ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने के लिए 25 लाख की पेशकश की थी। मनोज प्रभाकर के अनुसार जब वह बाथरूम में थे तब कपिल देव उनके कमरे में आए और प्रभाकर के रूममेट सिद्धू ने उन्हें बुलाया और कहा कि पाजी कुछ ऑफर लेकर आए। इसके बाद कपिल देव ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में खराब प्रदर्शन के लिए 25 लाख की पेशकश की थी। प्रभाकर ने आगे कहा कि उन्होंने कपिल देव पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उन पर देश बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई तब नवजोत सिंह सिद्धू वहीं मौजूद थे और शोर शराबा सुनकर बगल के कमरे से
प्रशांत वैद्य भी आ गए थे। प्रभाकर ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी सीरीज के दौरान कोच अजीत वाडेकर और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी दी थी। उन्होंने रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर को भी इस घटना के बारे में बताया था। बट जांच के दौरान जब नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई घटना हुई थी। आगे प्रशांत वैद्य ने भी कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। आगे अजीत वाडेकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि प्रभाकर ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया था। केवल रवि शास्त्री ने कहा कि मनोज प्रभाकर ने इस घटना के लगभग 3 से 4 दिन बाद उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। 30 अगस्त 2000 को सीबीआई ने प्रभाकर से पूछा था कि क्या वह अपने आरोपों की पुष्टि करने के लिए झूठ पकड़ने वाली परीक्षण से गुजरना चाहेंगे। प्रभाकर ने पहले तो सहमति दी, परंतु 25 सितंबर 2000 से 28 सितंबर 2000 के बीच झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए। कपिल देव ने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया कि उन्होंने 1994 सिंगर कप के दौरान प्रभाकर को कोई प्रस्ताव दिया था। जिसके बाद मनोज प्रभाकर ने tehelka.com के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो कमरे में छोटे छोटे कैमरा छुपा के अजीत वाडेकर, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रशांत वैद्य, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर आदि से मैच फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं और उसको चुपके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियोज अभी भी आपको तहलका टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। मनोज प्रभाकर किसी भी हाल में कपिल देव पर लगाए गए आरोपों को सही साबित करना चाहते थे और इस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से कपिल देव के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। आगे सीबीआई ने tehelka.com के इस स्टिंग ऑपरेशन वीडियोस की भी जांच की और कपिल देव के बारे में की गई बातों को भी सुना, लेकिन उनके बातों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कपिल देव पर कोई कार्रवाई हो। कपिल देव के कॉल हिस्ट्री को भी चेक किया गया, बट इनका बुकीज के साथ कोई कनेक्शन हाथ नहीं लगा। हालांकि इस मैच फिक्सिंग में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम आया था, बट इनके खिलाफ भी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। अगर हम सही से देखें तो 1990 से 2000 के बीच हुए ज़्यादातर मैचों में मैच फिक्सिंग के सबूत मिलते हैं। सारी इंक्वायरी होने के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजों की रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि भारत में बड़े लेवल पर मैच फिक्सिंग हो रही थी, जिसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर और 9 इंटरनेशनल प्लेयर का नाम लिया, बट इनमें से किसी भी प्लेयर को कोई सजा नहीं मिली। देखो, हमारे देश में सट्टा इनलीगल है और इस पर कानून भी है, बट हमारे देश में मैच फिक्सिंग के लिए आज भी कोई कानून नहीं है। ये जो सट्टा पर लगने वाला धारा है, पब्लिक गैमलिंग एक्ट 1867, ये धारा इन खिलाड़ियों पर लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि इन सब ने कोई सट्टा नहीं लगाया था। सट्टा का कानून उन बुकीज पर लागू हुआ जो पंटर और बुकीज थे, और ये जो सट्टा लगाने की सजा है ये बहुत ही कम है। इसमें उतना ही सजा होता है जितना कि जुआ खेलते पकड़ जाने पर होता है। कोर्ट से तो ये सब खिलाड़ी बच जाते हैं, बट बीसीसीआई सजा देती है। बीसीसीआई ने मनोज प्रभाकर पर 5 साल का क्रिकेट से बैन लगाया। अजय जडेजा पर भी मैच फिक्सिंग में शामिल होने के कारण पहले तो लाइफ टाइम क्रिकेट से बैन लगा, फिर बाद में इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया। अजय शर्मा पर लाइफ टाइम क्रिकेट से बैन लगा क्योंकि क्रिकेटर और बुकीज को मिलाने का मेन भूमिका यही निभा रहे थे, ऐसा सीबीआई का मानना था। बट ये बैन 2014 में कोर्ट से हट भी गया। भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन लगा, बट 2012 में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह बैन हटा दिया। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंजी क्रोंजी पर भी आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंध लगाया गया, बट 1 जून 2000 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जब मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बैन लगा तो 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इन पर से बैन क्यों हटा दिया। देखो, बैन हटाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि ये उस मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं थे या इनको क्लीन चिट मिल गई हो। कोर्ट ने माना कि बीसीसीआई जिन आधारों पर प्रतिबंध लगाया है वह कानूनी रूप से मजबूत सबूत नहीं था। अजहरुद्दीन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए सही तरीके से जांच नहीं की गई थी। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि अजहरुद्दीन पूरी तरह से निर्दोष है, बल्कि कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कानूनी रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। इसका मतलब यह है कि अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में राहत दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर प्रतिबंध को हटाने का मुख्य कारण सबूतों की कमी और जांच प्रक्रिया में खामियां था। यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स ओके कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।